मैं तुझे मार डालूंगा हरामखोर। हेलो दोस्तों, ट्रेजर ट्रोव चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के बेहतरीन साहित्य से चुनी हुई कुछ बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाते हैं। आज हम आपके सामने शर्लॉक होम्स के मेमोइर्स ऑफ शर्लॉक होम्स से दूसरी कहानी द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स पेश करेंगे, जो सर आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी है। सर आर्थर कोनन डॉयल का जन्म 22 मई 1859 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। 1876 से 1881 तक डॉयल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की पढ़ाई की। उन्हें मशहूर डिटेक्टिव कैरेक्टर शर्लॉक होम्स के निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1887 में द स्टडी इन स्कारलेट उपन्यास के साथ फिक्शन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स सबसे पहले 1893 में यूके की स्ट्रैंड मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। अब ये शर्लॉक होम्स के मेमोइर्स का हिस्सा है, तो सुनना शुरू कीजिए। मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स के असाधारण मानसिक गुणों को दर्शाने वाले कुछ आम मामलों को चुनते हुए मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम सेंसेशनलिज्म हो, जबकि उनकी प्रतिभा के लिए एक अच्छा क्षेत्र यानी फेयर फील्ड भी मिले। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेंसेशनल को क्रिमिनल से पूरी तरह अलग करना असंभव है, और एक क्रॉनिकलर इस दुविधा में फंस जाता है कि या तो उसे उन विवरणों का बलिदान करना पड़ेगा जो उसके बयान के लिए आवश्यक है, और इस तरह समस्या का गलत प्रभाव देना होगा, या फिर उसे ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी होंगी जो उसे चांद से मिली हैं, बुद्धि से नहीं। इस छोटी सी प्रस्तावना यानी प्रीफेस के साथ मैं अपने उन नोट्स की तरफ मुड़ता हूं जो एक अजीब फिर भी एक अनोखी तरह से भयानक घटनाओं की श्रृंखला साबित हुई। अगस्त का महीना था और एक तेज गर्मी वाला दिन था। बेकर स्ट्रीट एक भट्टी जैसी लग रही थी और सामने वाले मकान की पीली ईंटों पर सूरज की रोशनी की चमक आंखों को चुभ रही थी। ये विश्वास करना मुश्किल था कि ये वही दीवारें थीं जो सर्दी की धुंध में इतनी उदास लगती थीं। हमारे पर्दे आधे गिरे हुए थे और होम्स सोफे पर मुड़कर लेटा हुआ था। एक लेटर पढ़ रहा था और उसे दोबारा पढ़ रहा था जो उसे सुबह की डाक यानी पोस्ट से मिला था। जहां तक मेरी बात है, भारत में मेरी नौकरी ने मुझे गर्मी को सर्दी से बेहतर झेलना सिखाया था और 40 डिग्री का तापमान मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं था। लेकिन सुबह का अखबार बोरिंग था। पार्लियामेंट छुट्टी पर था, हर कोई शहर से बाहर थे और मैं न्यू फॉरेस्ट के घने जंगलों या साउथ सी के शिंगल तट के लिए तरस रहा था। एक खाली बैंक अकाउंट की वजह से मुझे अपनी छुट्टियां पोस्टपोन करनी पड़ी, और जहां तक मेरे साथी का सवाल है, उन्हें न तो कंट्री साइड पसंद था न ही समंदर। वो 5 मिलियन लोगों के ठीक बीच में रहना पसंद करता था, जिनके थ्रू उनके तार फैलते थे और अनसुलझी हुई क्राइम की हर छोटी सी अफवाह या शक पर उसका मन जाग जाता था। प्रकृति की प्रशंसा उसके कई गुणों में शामिल नहीं थी, और उसका एक ही बदलाव तब आता था जब वो शहर के अपराधी से अपना ध्यान हटाकर कंट्री साइड के उसके भाई का पीछा करता था। ये देखकर कि होम्स अपने काम में इतना मगन है, मैंने वो बेमायने की अखबार एक तरफ रख दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर गहरी सोच में डूब गया। अचानक मेरे साथी की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। तो तुम सही हो वॉटसन, ये किसी भी विवाद को सुलझाने का बेहद अजीब तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल, बेहद अजीब। लेकिन तुमने वो सब कैसे कह दिया जो मैं सोच रहा था? तुमने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया? मैं हैरान हो गया, और फिर अचानक ये महसूस करते हुए कि उसने मेरे दिल की गहराई में छिपे विचारों को कैसे दोहरा दिया, मैं अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और हैरानी से उसकी तरफ घूरने लगा। ये क्या है होम्स? ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। तुम्हें याद है
कुछ वक्त पहले जब मैंने तुम्हें पो की एक कहानी का वो हिस्सा पढ़कर सुनाया था जिसमें एक समझदार इंसान अपने साथी के अनबोले विचारों का पीछा करता है, तो तुमने उस बात को लेखक की सिर्फ एक चमत्कार माना था। जब मैंने कहा कि मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूं, तो तुमने अविश्वास व्यक्त किया था। अच्छा, शायद तुम्हारे शब्दों से नहीं माय डियर वॉटसन, लेकिन तुम्हारी आईब्राउज से जरूर। जब मैंने तुम्हें अखबार नीचे रखकर गहरी सोच में डूबते हुए देखा, तो मैं तुम्हारे विचारों को समझने और फिर तुम्हें टोकने का मौका मिलने पर खुश हुआ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ एक ही सोच में था। लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ था। तो मैंने उससे कहा, जो मिसाल तुमने मुझे पढ़कर सुनाया था उसमें वो इंसान अपने द्वारा देखे गए आदमी के कार्यों से निष्कर्ष निकालता था। अगर मुझे सही से याद है तो वो पत्थरों के एक ढेर पर ठोकर खाता है, तारों की तरफ देखता है और ऐसी ही बातें होती हैं। लेकिन मैं तो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो मैंने तुम्हें क्या क्लूज दिए हो सकते हैं? क्या क्लूज तुमने मुझे दिए हो सकते हैं? तुम खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। चेहरे की बनावट इंसान को उसके जज्बात जाहिर करने के लिए दी गई है, और तुम्हारा चेहरा एक ईमानदार नौकर है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने मेरे चेहरे से मेरे विचार पढ़ लिए? तुम्हारे चेहरे से और खासकर तुम्हारी आंखों से। शायद तुम्हें खुद याद नहीं कि तुम्हारा ये ख्याल कैसे शुरू हुआ। नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपना अखबार नीचे फेंकने के बाद जिस हरकत ने मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लिया था, तुम आधे मिनट तक खाली भाव से बैठे रहे। फिर तुम्हारी आंखें जनरल गॉर्डन की नई बनी तस्वीर पर ठहर गईं, और मैंने तुम्हारे चेहरे के बदलाव से देखा कि एक सोच शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं गई। तुम्हारी आंखें हेनरी वॉर्ड बीचर के अनफ्रेम्ड पोर्ट्रेट पर चली गईं, जो तुम्हारी किताबों के ऊपर रखा है। फिर तुमने दीवार की तरफ देखा, और बिना शक के तुम्हारा मतलब साफ था। तुम सोच रहे थे कि अगर वो पोर्ट्रेट फ्रेम कर दिया जाए तो वो खाली जगह को पूरा कर देगा और वहां लगी गॉर्डन की तस्वीर से मेल खाएगा। क्या बात है, तुमने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किया। यहां तक तो मैं शायद ही भटक सकता था, लेकिन अब तुम्हारे विचार फिर से बीचर की तरफ मुड़ गए और तुमने उसके चेहरे में उसका स्वभाव पढ़ने की कोशिश की। फिर तुम्हारी आंखें सुकून में आ गईं, पर तुम उसकी तरफ देखते रहे और तुम्हारा चेहरा गहरी सोच में था। तुम बीचर के जीवन की घटनाओं को याद कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कि तुम उसके बारे में बिना सिविल वॉर के समय नॉर्थ की तरफ से उसके मिशन के बारे में सोचे बिना ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे याद है हमारे बिगड़े हुए लोगों ने उससे जिस तरह से ट्रीट किया था, उस पर तुमने बहुत गुस्सा व्यक्त किया था। तुम्हें इस बारे में इतना गुस्सा था कि मैं जानता था कि तुम बीचर के बारे में सोचे बिना उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। जब कुछ पल बाद मैंने तुम्हारी आंखों को उस तस्वीर से अलग होते हुए देखा, तो मुझे शक हुआ कि अब तुम्हारा मन सिविल वॉर की तरफ चला गया है। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे होंठ कस गए, आंखों में चमक आ गई और तुम्हारे हाथ बंद गए, तो मैं निश्चित था कि तुम उस खूनी जंग में दोनों तरफ से दिखाई गई बहादुरी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर से तुम्हारा चेहरा और उदास हो गया। तुमने अपना सर हिलाया। तुम उस दुख भरे और भयानक बेकार में गई जानों के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारा हाथ अपने पुराने घाव की तरफ गया और तुम्हारे होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसने मुझे दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के इस अजीब पहलू का तुम्हारे दिमाग में आ गया था। इसी समय मैं तुम्हारे साथ सहमत हुआ कि ये अजीब था और खुश था कि मेरी सारी डिडक्शंस सही थीं। एकदम। और अब जब तुमने समझा दिया है तो मैं मानता हूं कि मैं तो अब भी उतना ही हैरान हूं। ये तो बहुत मामूली था माय डियर वॉटसन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने उस दिन थोड़ा शक न किया होता तो मैं इस बात को तुम्हारे सामने लाता ही नहीं। लेकिन मेरे हाथ में यहाँ एक छोटी सी समस्या है जो शायद मेरे इस दिमाग पढ़ने के खेल से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हो। क्या तुमने अखबार में वो छोटा सा पैराग्राफ देखा है जो मिस कुशिंग, जो क्रॉस स्ट्रीट क्रॉयडन में रहती हैं, उनको पोस्ट से भेजे गए एक पैकेट के अजीब सामान के बारे में है? नहीं, तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो तुम्हारी नज़र से निकल गया होगा। बस मुझे इधर फेंक दो। ये रहा फाइनेंशियल कॉलम के नीचे।
शायद तुम थोड़ा मेहरबानी करके इसे जोर से पढ़ दो। मैंने वो अखबार उठाया जो उसने वापस मेरी तरफ फेंका था और वो पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। उसकी हेडिंग थी, एक डरावना पैकेट। मिस सूजन कुशिंग, जो क्रॉयडन की क्रॉस स्ट्रीट में रहती हैं, एक ऐसे बेहद घटिया मजाक का शिकार हुई हैं जब तक कि इस घटना का कोई और बुराई से भरा मतलब ना हो। कल दोपहर 2 बजे एक छोटा सा पैकेट ब्राउन पेपर में लपेटा हुआ पोस्टमैन ने आकर दिया। अंदर एक कार्डबोर्ड बॉक्स था जो कोर्स सॉल्ट से भरा हुआ था। जब उन्होंने इसे खाली किया तो मिस कुशिंग ये देखकर डर गईं कि उसमें 2 इंसान के कान थे जो बिल्कुल ताजे कटे हुए लग रहे थे। ये बॉक्स पार्सल पोस्ट से 1 दिन पहले सुबह बेलफास्ट से भेजा गया था। भेजने वाले का कोई पता नहीं है और ये मामला इसलिए और भी रहस्यमयी है क्योंकि मिस कुशिंग, जो एक 50 साल की अकेले रहने वाली महिला हैं, उनकी जिंदगी बहुत एकांत है और उनके इतने कम जान पहचान वाले हैं कि पोस्ट से उन्हें कुछ मिलना आम बात नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले जब वो पेंज में रहती थीं तो उन्होंने अपने घर में 3 जवान मेडिकल स्टूडेंट्स को किराए पर रखा था, जिन्हें उन्हें उनकी शोरगुल और गलत आदतों की वजह से निकालना पड़ा था। पुलिस की राय है कि यह अत्याचार मिस कुशिंग पर उन्हीं लड़कों ने किया होगा जो उनसे बैर रखते थे और जिन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें डायसेक्टिंग रूम्स के इन अवशेषों को भेजकर डर लगेगा। इस थ्योरी को इस बात से थोड़ी सच्चाई मिलती है कि उन लड़कों में से एक नॉर्थ आयरलैंड से था और जैसा मिस कुशिंग को याद है वो बेलफास्ट से था। इस बीच इस मामले की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है और मिस्टर लेस्ट्रैड, जो हमारे सबसे होनहार डिटेक्टिव ऑफिसर्स में से एक हैं, इस केस के प्रभारी हैं। डेली क्रॉनिकल की खबर तो बस इतनी ही थी और हमारे दोस्त लेस्ट्राड ने भी यही सोचा। मुझे आज सुबह उनका एक नोट मिला है जिसमें वो लिखते हैं, मुझे लगता है ये केस बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल का है। हमें उम्मीद तो है कि हम इस मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। हमने बेलफास्ट पोस्ट ऑफिस में मैसेज किया है पर वहां से बहुत सारे पार्सल भेजे गए थे और उनके पास इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है और ना ही भेजने वाले का कोई जानकारी। वो बॉक्स आधा पाउंड हनी ड्यू टबैको का है और इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मेडिकल स्टूडेंट वाली थ्योरी अब भी मुझे सबसे ज्यादा सही लगती है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहूंगा। मैं घर पर या पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। क्या कहते हो वॉटसन? क्या तुम गर्मी को हराकर मेरे साथ क्रॉयडन चल सकते हो, इस उम्मीद में कि तुम्हारी किताबों के लिए कोई केस मिल जाए? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं कुछ करने के लिए तड़प रहा था। तो ठीक है, एक कैब मंगवा लो, मैं अभी आता हूँ, बस अपनी ड्रेसिंग गाउन बदलकर और सिगार केस भरकर। हम ट्रेन में थे, तभी हल्की बारिश हुई और इसीलिए क्रॉयडन में गर्मी शहर से बहुत कम थी। होम्स ने एक मैसेज पहले ही भेज दिया था, इसलिए लेस्ट्राद, जो पहले की तरह ही फिट फाट और तेज नजर वाला था, हमारा स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। 5 मिनट पैदल चलने के बाद हम क्रॉस स्ट्रीट पहुंचे जहां मिस कुशिंग रहती थीं। वो 2 मंजिला ब्रिक के मकानों की एक लंबी सी गली थी जो बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी सादी थी, जिनके पत्थर के दरवाजे सफेद थे और दरवाजों पर एप्रन पहनी हुई औरतें गप्पे मार रही थीं। आधी गली में आकर लेस्ट्राद रुका और एक दरवाजे पर नॉक किया, जिसे एक छोटी नौकरानी लड़की ने खोला। मिस कुशिंग सामने वाले कमरे में बैठी थीं, जिसमें हमें अंदर ले जाया गया। उनका चेहरा काफी शांत थी, बड़ी कोमल आंखें थीं और बाल आधे सफेद हो चुके थे जो उनकी कनपटियों तक घुमावदार थे। उनकी गोद में सिली हुई एंटी मकासर वाला कपड़ा रखा था और उनके बगल में एक रंग बिरंगी रेशम की बास्केट रखी थी। वो सब डरावनी चीजें आउट हाउस में हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पूरी तरह से यहाँ से ले जाएं। जैसा आप कहेंगी मिस कुशिंग, मैं तो बस उन्हें यहाँ तब तक रखना चाहता था जब तक मेरे दोस्त मिस्टर होम्स उन्हें आपकी मौजूदगी में देख न लें। मेरी मौजूदगी में क्यों सर? ताकि अगर उन्हें कोई सवाल पूछना हो तो। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता तो सवाल पूछने का क्या फायदा? बिल्कुल सही मैडम, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस मामले से पहले ही काफी परेशान हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं एक शांत महिला हूँ और अकेले रहती हूँ। मेरे लिए ये एक नई बात है कि मेरा नाम अखबारों में आए और पुलिस मेरे घर में हो। मैं वो चीज़ें अंदर नहीं रखूंगी मिस्टर लेस्ट्रैड। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको आउट हाउस में जाना पड़ेगा।
दी आउटहाउस घर के पीछे एक छोटा सा शेड था जो उनकी पतले से गार्डन में था। लेस्ट्रेड अंदर गए और एक पीले रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स बाहर लाए जिसके साथ एक ब्राउन पेपर और कुछ रस्सी थी। रास्ते के आखिर में एक बेंच थी और हम सब वहां बैठ गए और होम्स एक एक करके उन चीजों को चेक किया जो लेस्ट्रेड ने उसको दिया था। ये रस्सी बहुत दिलचस्प है। तुम्हारा इस रस्सी के बारे में क्या ख्याल है लेस्ट्रेड? इस पर तार लगा हुआ है। बिल्कुल सही, ये टार ट्वाइन ला टुकड़ा है। तुमने ये भी देखा होगा कि मिस कुशिंग ने इस रस्सी को कैंची से काटा है जिसे दोनों तरफ के डबल फ्रे से देखा जा सकता है। ये बहुत जरूरी डिटेल है। मुझे इसमें कोई जरूरत नजर नहीं आती। जरूरत इस बात में है कि गांठ वैसी की वैसी ही है और ये गांठ एक खास किस्म की है। ये बहुत सफाई से बंधी है। मैं इसका पहले ही नोट बना चुका हूं। तो रस्सी का काम तो हो गया। अब इस रैपर की बारी। ब्राउन पेपर जिसमें कॉफी की एक अलग ही खुशबू है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। एड्रेस थोड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रिंट किया हुआ है, मिस एस कुशिंग, क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉयडन। एक ब्रॉड पॉइंटेड पेन से लिखा है, शायद जे पेन और बहुत बेकार इंक से। क्रॉयडन शब्द में शुरू में आई था जिसे वाई में बदला गया है। तो ये पार्सल एक आदमी ने भेजा था क्योंकि ये लिखाई साफ तौर पर मर्दाना है, जिसकी पढ़ाई कम है और जो क्रॉयडन टाउन से अनजान है। अब तक सब सही है। ये डब्बा एक पीले रंग का आधा पाउंड वाला हनी ड्यू बॉक्स है जिसमें नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर 2 अंगूठे के निशानों के अलावा और कुछ खास नहीं है। ये मोटे नमक से भरा है जिसका इस्तेमाल चमड़े और दूसरी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए होता है। और इसके अंदर ये बहुत ही अजीब चीजें हैं। होम्स ने दोनों कान हाथ में लिए और उनका जायजा लेने लगे। अपने घुटनों पर एक बोर्ड रखते हुए उसने उन्हें बहुत ध्यान से देखता रहा। वही लेस्ट्राड और मैं उसके दोनों तरफ से झुककर बारी बारी से उन डरावनी चीजों और अपने साथी के सोच में डूबे उत्सुक चेहरे को देख रहे थे। आखिर में उसने उन्हें वापस उस डब्बे में रखा और कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। तुमने जरूर देखा होगा कि ये कान एक जोड़ी नहीं है। हाँ, मैंने ध्यान दिया था। लेकिन अगर ये डाइसेक्टिंग रूम्स के कुछ स्टूडेंट्स का मजाक होता तो उनके लिए एक जोड़ी के बजाय 2 अलग अलग कान भेजना उतना ही आसान होता। बिल्कुल सही, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। तुम इस बारे में श्योर हो? इस बात के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत है। डाइसेक्टिंग रूम्स में बॉडीज में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाला जाता है। इन कानों में इसका कोई निशान नहीं है। ये ताज़ा भी हैं। इन्हें किसी मोटे औजार से काटा गया है जो अगर किसी स्टूडेंट ने किया होता तो शायद ही होता। फिर कार्बोलिक या रेक्टिफाइड स्पिरिट्स ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो किसी मेडिकल माइंड को सबसे पहले सूझेंगे, ना कि ये मोटा नमक। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हम एक गंभीर जुर्म की जांच कर रहे हैं। You have 2 sisters, I believe. आपको ये कैसे पता चला? देखिए, जिस पल मैंने कमरे में कदम रखा, मैंने मेंटल पीस पर 3 महिलाओं का एक पोर्ट्रेट ग्रुप देखा। एक तो आप ही हैं और बाकी 2 आपसे इतनी मिलती जुलती हैं कि रिश्ते पर कोई शक हो ही नहीं सकता। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। वो मेरी बहनें सारा और मेरी हैं। और मेरे बगल में ये एक और तस्वीर है जो लिवरपूल में ली गई है, आपकी छोटी बहन की, एक ऐसे आदमी के साथ जिसका यूनिफॉर्म देखने से एक स्टीवर्ड लगता है। मैं देख सकता हूं कि उस समय वो कुंवारी थी। आपकी नजर तो बहुत तेज है। वही तो मेरा काम है। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन उसकी शादी कुछ ही दिनों बाद मिस्टर ब्राउनर से हो गई थी। जब ये तस्वीर ली गई थी, वो साउथ अमेरिकन लाइन में काम करते थे, लेकिन वो उससे इतना प्यार करते थे कि इतने दिन उससे दूर नहीं रह पाए और ब्राउनर ने लिवरपूल और लंदन वाली बोट्स में नौकरी ले ली। ओह, शायद द कॉन्करर? नहीं, जब आखिरी बार सुना था तो वो मे डे में थे। जिम एक बार यहाँ मुझसे मिलने आए थे। ये तब की बात है जब उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो जब भी जमीन पर आता था हमेशा शराब पीता था और थोड़ी सी शराब उसको बिल्कुल पागल कर देता था। उस दिन बहुत बुरा था जब उसने दोबारा हाथ में ग्लास उठाया।
पहले उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, फिर सैरा से झगड़ा किया, और अब जब मैरी ने लिखना बंद कर दिया है तो हमें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपकी दूसरी बहन सैरा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आप दोनों कुंवारी हैं, आप लोग साथ क्यों नहीं रहती? आपको सारा का गुस्सा नहीं पता, वरना आपको कोई हैरानी नहीं होती। जब मैं क्रॉयडन आई थी, मैंने कोशिश की थी और हमने लगभग 2 महीने पहले अलग होने तक साथ में गुजारा। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहती, पर वो हमेशा बीच में बोलती थी और उसको खुश करना बहुत मुश्किल था। आप कह रही हैं कि उनका आपके लिवरपूल के रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ था? हाँ, जबकि वो एक समय पर पक्की दोस्त थे। वो तो उनके पास रहने के लिए वहां तक गई थी और अब उसके पास जिम ब्राउनर के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं है। पिछले 6 महीने जब वो यहाँ थी तो वो सिर्फ उसके पीने और उसके तरीकों के बारे में ही बात करती थी। मुझे लगता है कि उसने उसको उनके मामले में दखल देते हुए पकड़ लिया था और उसने सारा को थोड़ा सुना दिया और वहीं से ये सब शुरू हुआ। ये बात साफ थी कि मिस कुशिंग एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही थी जो उनके दिल के बहुत करीब था। ज्यादातर अकेले रहने वाली लोगों की तरह शुरू में वो थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन आखिर में वो बहुत खुलकर बात करने लगी। उन्होंने हमें अपने जीजाजी, जो एक स्टुअर्ट थे, उनके बारे में काफी कुछ बताया और फिर उन्होंने अपने पुराने किराएदारों, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनकी शैतानियों की एक लंबी दास्तान सुनाई। उनके नाम और उनके हॉस्पिटल्स के नाम भी बताए। होम्स सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में सवाल भी पूछ रहा था। थैंक यू मिस कुशिंग। आपकी बहन सैरा, आपने बताया था न्यू स्ट्रीट वॉलिंगटन में रहती हैं? ठीक है, गुड बाय। और मुझे अफसोस है कि आपको एक ऐसे मामले में परेशानी उठानी पड़ी जिससे, जैसा कि आपने कहा, आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हम बाहर आए, एक कैब गुजर रहा था और होम्स ने उसे रोक करके पूछा, वॉलिंगटन कितना दूर है? सर, बस लगभग 1 मील। वेरी गुड। अंदर चलो वॉटसन। हमें तभी चोट करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। भले ही ये मामला कितना भी आसान लगे, इससे जुड़ी 1-2 बहुत ही काम की बातें हैं। ड्राइवर, जब तुम आगे निकलो तो एक टेलीग्राफ ऑफिस देखकर रुक जाना। होम्स ने एक छोटा सा वायर भेजा और बाकी का रास्ता कैब में पीछे लेट कर बिताया, अपनी टोपी नाक पर झुकाकर ताकि धूप उसका चेहरे पर न पड़े। हमारी कैब एक ऐसे घर के सामने रुका जो उस घर से बहुत अलग नहीं था जिसे हमने अभी छोड़ा था। मेरे साथी ने ड्राइवर को इंतजार करने को कहा और उसका हाथ दरवाजे को नॉक करता कि दरवाजा खुला और एक गंभीर नौजवान आदमी काले कपड़ों और एक चमकदार टोपी के साथ दहलीज पर आ खड़ा हुआ। क्या मिस कुशिंग घर पर हैं? मिस सैरा कुशिंग की तबीयत बहुत खराब है। वो कल से दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। मैं उनका मेडिकल एडवाइजर होने के नाते किसी को भी उनसे मिलने देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी सलाह है कि आप 10 दिन बाद दोबारा आएं। ठीक है, अगर हम नहीं मिल सकते तो? मिल भी लेती तो शायद वो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता पाती या बताती ही नहीं। मुझे उनसे कुछ जानकारी नहीं चाहिए था, मैं बस उन्हें देखना चाहता था। वैसे मुझे लगता है कि मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। हमें किसी अच्छे से होटल ले चलो कैबी, जहां हम लंच कर सकें, और उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त लेस्ट्राड से मिलेंगे। एक अच्छी सी छोटी सी मील के बाद होम्स ने सिर्फ वायलेंस के बारे में बात की और बहुत खुश होकर बताया कि उसने अपना स्ट्रैडिवेरियस वायलिन, जिसकी कीमत कम से कम 500 गिनीज थी, टॉटनहम कोर्ट रोड में एक जूइश ब्रोकर से सिर्फ 55 शिलिंग्स में कैसे खरीदा। इससे उसने पागानिनी की बात शुरू कर दी और हम 1 घंटे तक क्लैरेट की बोतल के साथ बैठे रहे जब वो मुझे उस अजीब आदमी के किस्से सुना रहा था। दोपहर ढल चुकी थी और तेज धूप एक हल्की चमक में बदल चुकी थी जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेस्ट्रेड दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़का एक लेटर लेकर आया होम्स के लिए, और होम्स ने उसे फाड़कर खोला, उस पर एक नजर डाली और उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अच्छा, तो ये बात है, सब ठीक है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना सीरियस नहीं था। एक बेहद शर्मनाक जुर्म हुआ है और मुझे लगता है कि मैंने अब उसकी हर एक जानकारी सामने रख दी है।
और मुजरिम? होम्स ने अपने एक विजिटिंग कार्ड के पीछे कुछ शब्द लिखे और उसे लेस्ट्रेड की तरफ फेंक दिया। यही नाम है मुजरिम का। तुम कल रात से पहले गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि तुम इस मामले में मेरा नाम बिल्कुल न लो, क्योंकि मैं सिर्फ उन जुर्मों से जुड़ना चाहता हूं जिन्हें सुलझाने में कुछ मुश्किल हो। चलो वॉटसन। जब हम उस रात बेकर स्ट्रीट पर अपने कमरों में सिगार पीते हुए बातें कर रहे थे, होम्स ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जिसमें, जैसा कि तुमने अ स्टडी इन स्कारलेट और द साइन ऑफ 4 के नाम से दर्ज किया है, हमें कारण तक पहुंचने के लिए परिणाम से पीछे की तरफ सोचना पड़ा। मैंने लेस्ट्रॉड को लिखा है और उससे वो जानकारी मांगी है जो अभी हमारे पास नहीं है और जो उसे तभी मिलेगी जब वो उस आदमी को पकड़ लेगा। इस काम के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो एक बुलडॉग की तरह जिद्दी है जब उसे एक बार समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, और असल में यही जिद है जिसने उसे स्कॉटलैंड यार्ड में सबसे ऊपर ला दिया है। तो तुम्हारा केस अभी पूरा नहीं हुआ है? जरूरी बातों में तो लगभग पूरा हो गया है। हम जानते हैं कि इस घिनौने काम को किसने किया है, भले ही एक शिकार अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। तुमने तो जरूर अपने अनुमान लगा लिए होंगे। मैं मानता हूं कि ये जिम ब्राउनर, जो लिवरपूल की बोट में स्टुअर्ड है, वही आदमी है जिस पर तुम्हें शक है। ओह, ये सिर्फ शक से ज्यादा है। और फिर भी मुझे बहुत ही धुंधली निशानियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। याद है जब हमने इस केस की शुरुआत की थी, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली था, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है। हमने कोई थियरी नहीं बनाई थी, हम बस वहां देखने और जो देखते हैं उससे अनुमान लगाने गए थे। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक बहुत ही शांत और इज्जतदार महिला जिसके पास कोई राज नहीं था, और एक पोर्ट्रेट जिससे मुझे पता चला कि उसकी 2 छोटी बहनें हैं। एक पल में मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वो डब्बा उनमें से किसी एक के लिए हो। मैंने इस ख्याल को एक तरफ रख दिया, सोचा कि आराम से इसकी जांच कर लेंगे। फिर हम बगीचे में गए, जैसा कि तुम्हें याद है, और हमने उस छोटे से पीले डब्बे के अंदर की बहुत अजीब चीजें देखी। रस्सी ऐसी थी जिसे जहाजों में नाव बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, और तुरंत ही हमारी जांच में समुंदर की महक आ गई। जब मैंने देखा कि गांठ ऐसी है जिसे सेलर्स पसंद करते हैं, पार्सल किसी बंदरगाह से पोस्ट किया गया था, और मर्द का कान रिंग के लिए छेदा गया था, जो सेलर्स में जमीन पर रहने वालों से ज्यादा आम है, तो मैं बिल्कुल पक्का हो गया कि इस ट्रेजेडी के सभी लोग समुंदर से जुड़े हुए हैं। जब मैंने पैकेट का एड्रेस देखा तो मैंने पाया कि वो मिस एस कुशिंग के लिए था। अब सबसे बड़ी बहन ऑफ कोर्स मिस कुशिंग होंगी, और भले ही उनका इनिशियल एस था, ये बाकी बहनों के नाम के लिए भी हो सकता था। इस हाल में हमें अपनी जांच बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ता, इसलिए मैं इस पॉइंट को साफ करने के लिए घर के अंदर गया। मैं मिस कुशिंग को भरोसा दिलाने वाला था कि मुझे लगता है कि गलती हुई है। तभी याद है तुम्हें, मैं अचानक रुक गया। सच ये था कि मैंने अभी एक ऐसी चीज देखा था जिसने मुझे हैरान कर दिया, और एक ही वक्त में हमारी जांच का दायरा बहुत कम कर दिया। एक मेडिकल आदमी के नाते तुम जानते हो वॉटसन की इंसानी शरीर का कोई भी हिस्सा कान जितना अलग नहीं होता। हर कान आमतौर पर बिल्कुल अलग होता है, और सबसे अलग। पिछले साल की एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल में तुम्हें मेरे लिखे 2 शॉर्ट मोनोग्राफ्स मिलेंगे इस विषय पर। इसलिए मैंने डब्बे में कानों को एक एक्सपर्ट की नजर से देखा और उनकी एनाटॉमिकल पेक्युलैरिटीज को ध्यान से नोट किया था। तो जब मैंने मिस कुशिंग को देखा तो मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब उनका कान बिल्कुल उस महिला के कान से मिल रही थी जिसे मैंने अभी देखा। ये बिल्कुल ही संयोग नहीं हो सकता था। वही पिन्ना की छोटाई, वही अपर लोब का चौड़ा घुमाव, अंदर के कार्टिलेज का वही घुमाव, हर जरूरी चीज में ये वही कान था। सबसे पहले उसकी बहन का नाम सैरा था और उसका एड्रेस अभी तक वही था, तो ये बिल्कुल साफ था कि गलती कैसे हुई और पैकेट किसके लिए था। फिर हमने उस स्टीवर्ड के बारे में सुना जिसकी शादी तीसरी बहन से हुई थी, और पता चला कि वो एक समय मिस सैरा के इतने करीब था कि वो उसके पास रहने के लिए लिवरपूल चली गई थी, लेकिन बाद में उनके बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने कई महीनों तक उनके बीच बातचीत बंद कर दी थी। तो अगर ब्राउनर को मिसेस सैरा को कोई पैकेट भेजना होता तो वो बिल्कुल उसके पुराने एड्रेस पर भेजता, और अब ये मामला अजीब तरीके से सुलझने लगा था। हमें स्टीवर्ड के बारे में पता चला, एक गुस्सैल आदमी जो बहुत पैशनेट था। याद है तुम्हें कि उसने अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़ दी थी अपनी पत्नी के पास रहने के लिए, और उसे कभी-कभी शराब पीने की आदत भी था।
हमें लगता है कि उसकी पत्नी का खून किया गया है और एक आदमी, शायद समुद्री आदमी का खून भी उसी समय हुआ है। ऑफ कोर्स, इस जुर्म के पीछे जेलसी का मोटिव सबसे पहले आता है और इस जुर्म के सबूत मिस सारा कुशिंग को क्यों भेजे गए? शायद इसलिए कि लिवरपूल में रहने के दौरान उसने उन घटनाओं में कुछ हिस्सा लिया होगा जिनसे ये ट्रेजेडी हुई। तुम ध्यान दो कि ये बोट्स बेलफास्ट, डबलिन और वाटरफोर्ड पे रुकते हैं। तो अगर ब्राउनर ने ये जुर्म किया है और अपनी स्टीमर मे डे पर चला गया है, तो बेलफास्ट पहली जगह होगी जहां वो अपना ये भयानक पैकेट पोस्ट कर सकता है। इस स्टेज पर एक दूसरा सोल्यूशन भी मुमकिन था और भले ही मुझे ये बिल्कुल ही गलत लग रहा था, मैं इसकी जांच करने के लिए तैयार था। हो सकता है एक हार माना हुआ आशिक मिस्टर और मिसेस ब्राउनर को मार देता और मर्द का कान पति का होता। इस थियरी के खिलाफ बहुत सी गंभीर बातें थी, पर यह सोचा जा सकता था। इसलिए मैंने लिवरपूल फोर्स में अपने दोस्त एल्गार को एक टेलीग्राम भेजा और उससे पूछा कि क्या मिसेस ब्राउनर घर पर हैं, और ब्राउनर मे डे में निकल चुका है। फिर हम मिस सैरा से मिलने के लिए वॉलिंगटन गए। सबसे पहले मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसमें फैमिली ईयर कितना मिलता है। फिर ऑफकोर्स वो हमें बहुत जरूरी जानकारी दे सकती थी, पर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने जरूर इस मामले के बारे में सुना होगा, क्योंकि पूरा क्रॉयडन इसके बारे में बात कर रहा था और सिर्फ वही समझ सकती थी कि पैकेट किसके लिए था। अगर वो जस्टिस की मदद करना चाहती तो शायद वो पुलिस को पहले ही बता चुकी होती, लेकिन हमारा फर्ज था कि हम उससे मिले, तो हम गए। हमें पता चला कि पैकेट के आने की खबर, क्योंकि उसकी बीमारी उसी समय से शुरू हुई थी, उस पर इतना असर हुआ कि उसे ब्रेन फीवर हो गया। ये अब पहले से भी साफ था कि वो इसका पूरा मतलब समझ गई थी, लेकिन ये भी साफ था कि हमें उसकी मदद के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम उसकी मदद के बिना भी काम कर सकते थे। हमारे जवाब पुलिस स्टेशन में हमारा इंतजार कर रहे थे, जहां मैंने अलगार को भेज दिया था। कुछ भी इससे ज्यादा साफ नहीं था। मिसेस ब्राउनर का घर 3 दिन से ज्यादा बंद था और पड़ोसियों को लगता था कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने साउथ गई हैं। शिपिंग ऑफिस में ये पता चला था कि ब्राउनर मे डे में जा चुका है और मैं सोचता हूं कि वो कल रात थेम्स में आ जाएगी। जब वो पहुंचेगा तो उसे लेस्ट्रेड मिलेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। शर्लॉक को अपनी उम्मीदों पर कोई निराशा नहीं हुई। 2 दिन बाद उसे एक मोटा लिफाफा मिला जिसमें डिटेक्टिव का एक छोटा सा नोट और एक टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट था, जो कई फूल्स कैप पेजेस पर फैला हुआ था। लेस्ट्रेड ने उसको पकड़ लिया है। शायद तुम सुनना चाहोगे कि वो क्या कहता है। मेरे दोस्त होम्स, थियरीज को टेस्ट करने के लिए जो प्लान बनाई थी, उसके मुताबिक मैं कल शाम 6 बजे एल्बर्ट डॉक गया और एसएस मे डे पर चढ़ गया, जो लिवरपूल, डबलिन और लंदन स्टीम पैकेट कंपनी की है। जांच करने पर मुझे पता चला कि जहाज पर जेम्स ब्राउनर नाम का एक स्टीवर्ड था और उसने सफर के दौरान इतना अजीब बर्ताव किया था कि कैप्टन को उसे अपनी ड्यूटी से हटाना पड़ा। उसकी बर्थ में उतरने पर मैंने उसे एक पेटी पर बैठा हुआ पाया, जिसका सर उसके हाथों पर झुका हुआ था और वो इधर उधर हिल रहा था। वो एक बड़ा शक्तिशाली आदमी था, क्लीन शेवन और बहुत सांवला, कुछ एल्ड्रिच जैसा, जिसने हमारी बोगस लॉन्ड्री अफेयर में मदद की थी। जब उसने मेरा काम सुना तो वो खड़ा हो गया और मैंने अपनी सीटी को अपने होठों पर रखा ही था कि मैं 2 रिवर पुलिस वालों को बुला सकूं जो मोड़ पर थे, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं थी और उसने शांति से अपनी हथकड़ियों के लिए हाथ आगे कर दिए। हम उसे सेल्स तक ले आए और उसकी पेटी भी साथ ले आए, क्योंकि हमें लगा कि उसमें कुछ सबूत मिल सकता है। लेकिन एक बड़े तेज चाकू के अलावा, जैसा कि ज्यादातर सेलर्स के पास होता है, हमें कुछ नहीं मिला। पर हमें अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसे स्टेशन पर इंस्पेक्टर के सामने लाया गया तो उसने स्टेटमेंट देने की इजाजत मांगी, जिसे हमारे शॉर्ट हैंड आदमी ने बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जैसा उसने बताया। हमने उसकी 3 कॉपीज टाइप करवाई, जिनमें से एक मैं इसके साथ भेज रहा हूं। ये मामला, जैसा कि मैंने हमेशा सोचा था, बहुत सिंपल निकला, लेकिन मैं अपनी जांच में मेरी मदद करने के लिए आपका आभारी हूं। आपका दोस्त जी लेस्ट्राड। हाँ, जांच तो सच में बहुत आसान था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब उसने हमें पहली बार बुलाया तो उसको ऐसा लगा था। चलो देखते हैं कि जिम ब्राउनर को अपने लिए क्या कहना है। ये उसका बयान है जो उसने शैडवेल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मॉन्टगमरी के सामने दिया था, और इसका फायदा यह है कि ये बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है जैसा उसने कहा था।
मुझे बोलना ही होगा क्योंकि इसका बोझ मुझे कुचल रहा है और मैं अब और चुप नहीं रह सकता। तुम मुझे फांसी दे सकते हो या कोठरी में डाल सकते हो, लेकिन इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं है जो मैं पहले ही उठा रहा हूं। मैंने उस दिन के बाद से नहीं सोया और मुझे शक है कि जब तक मैं इस सब से आगे नहीं चला जाता मैं कभी सो पाऊंगा। उनके चेहरे मेरे साथ हमेशा रहते हैं, कभी उसका काला और गुस्से वाला, कभी उसकी सफ़ेद और हैरान, एक भेड़ के जैसा जिसने कभी नहीं सोचा कि चाकू उसके लिए था। एक आदमी ऐसी रूहों के साथ ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। बेहतर है कि मैं अपने बोझ को उतार दूं और सब कुछ सीधा साफ बता दूं, भले ही ये मुझे बर्बाद कर दे। मैं हमेशा वो टूटा हुआ इंसान नहीं था जो तुम देखते हो। एक समय मेरी मैरी थी और उसके साथ में उतना ही खुश था जितना लिवरपूल की सड़कों पर कोई आदमी चल सकता था। वो एक मीठी कोमल आत्मा थी, प्यार और भरोसे से भरी हुई। हमने एक साथ घर बनाया था और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा रोशन था। मैं उस समय ब्लू रिबन का आदमी था, सोबर और सीधा सादा, थोड़े पैसे बचा रहा था। जो घर हमने बनाया था उस पर गर्व था। पूरे लिवरपूल में मेरी मैरी से बेहतर कोई औरत नहीं थी और ना ही मुझसे ज्यादा खुश कोई सेलर। लेकिन मुसीबत उसके अपने रिश्तेदारों से आई, उसकी बहन सैरा। वहां कुल मिलाकर 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी एक अच्छी साधारण औरत, सबसे छोटी मेरी मैरी, एक फरिश्ता की तरह पवित्र, और उनके बीच सैरा, सुंदर, तेज और घमंडी, जिसका गुस्सा आग जैसा था। वो हमारे साथ रहने आई, पहले एक हफ्ते के लिए, फिर 1 महीने के लिए, जब तक वो हमारे घर का हिस्सा नहीं बन गई। शुरू में मैंने उसकी कोई बुराई नहीं सोची। हाँ, वो कभी कभी मेरे साथ अकेले रहना चाहती थी, मुझे वॉक के लिए ले जाना चाहती थी या एक ऐसी नज़र से देखती थी जो बहुत देर तक रहती, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ मैरी थी और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। एक शाम मेरी आंखें खुल गईं। मैरी बाहर थी और मैं और सैरा अकेले थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़े रखा, बुखार जैसा गर्म, और उसकी आंखों में मैंने सच्चाई पढ़ ली, उसका प्यार मेरे लिए, गुस्से वाला और भूखा। मैं पीछे हट गया और उस पल से उसका प्यार नफरत में बदल गया, एक जहर जो उसने कभी नहीं छोड़ा। मैं एक बेवकूफ़ था कि मैंने उसे उसी वक्त वहां से नहीं भेजा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तो सैरा वहीं रही और धीरे धीरे उसने मैरी के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। मेरी भरोसेमंद पत्नी शक्की हो गई, चिड़चिड़ी हो गई, हमेशा पूछती रहती कि मैं कहाँ था, मेरे लेटर्स किसके थे, मेरी जेबों में क्या था, और 1000 ऐसी ही बेकार बातें। हमारा घर जो कभी बहुत शांत था अब झगड़ों से भर गया। मैं दोबारा शराब पीने लग गया, उस जानवर की तरह जिसे मैंने एक बार काबू कर लिया था। उससे मैरी को मुझसे नफरत करने का कारण मिल गया और सैरा ने इसका फायदा उठाकर हमारे बीच और भी बड़ा फासला बना दिया। फिर एलेक फेयरबर्न आया, एक बोल्ड स्मार्ट लड़का, मीठी जुबान वाला, सेलर की तरह अकड़ लेकिन अदब, एक जेंटलमैन जैसा। उसने आधी दुनिया देखी थी और जानता था कि चार्म कैसे किया जाता है। शुरू में वो सैरा से मिलने आया, लेकिन जल्द ही वो हमारे घर पर हमेशा रहने लगा। मैं एक अंधा बेवकूफ़, इसकी कोई बुराई नहीं सोचा, लेकिन एक शाम मैंने मैरी के चेहरे पर वो नज़र पकड़ ली जब वो उसकी उम्मीद कर रही थी और उसके बजाय मुझे देखा। एक निराशा की नज़र जो एक चाकू की तरह तेज थी। उस पल से मैं जान गया कि मेरा घर चला गया। मैंने फेयरबर्न को अपने घर में आने से मना कर दिया, कसम खाई कि अगर वो वापस आया तो मैं उसे जख्मी कर दूंगा। और सैरा उसी रात चली गई, दोबारा कभी ना आने की कसम खाकर। उसने पास में एक घर ले लिया जहां वो सेलर्स को कमरे देती थी और फेयरबर्न वहां रहता था। मैरी अपनी बहन के पीछे गई और कई बार वो एक साथ बैठते थे। मैंने उसे एक बार पकड़ लिया घर में घुसकर और फेयरबर्न पीछे के बगीचे की दीवार से भाग गया, एक डरपोक की तरह। मैंने अपनी पत्नी को कसम दी कि अगर मैंने उसे दोबारा उसकी कंपनी में पाया तो मैं उसे मार डालूंगा, और मैं उसे रोते हुए, कांपते हुए और एक कागज की तरह सफ़ेद अपने साथ वापस ले आया। हमारे बीच का प्यार अब चला गया था। वो मुझसे डरती थी, नफरत करती थी और उस बोतल के लिए घिन करती थी जिसे मैंने दोबारा उठा लिया था, और उसके पीछे हमेशा सैरा थी जो आग को हवा दे रही थी। तो फिर वो मनहूस मे डे की यात्रा आई। हमारे जहाज में एक लीक हो गया और हम कुछ घंटों के लिए वापस आए। मैं घर गया, उम्मीद कर रहा था कि मैरी को सरप्राइज करूं और शायद सब ठीक कर दूं। इसके बजाय मैंने उसे एक टैक्सी में फेयरबर्न के साथ देखा। दोनों हंस रहे थे, बेपरवाह, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। कुछ मेरे दिमाग में टूट गया।
मैं उनके पीछे रेलवे स्टेशन तक गया, उनके बाद टिकट खरीदा, न्यू ब्राइटन तक उनका पीछा किया। उन्होंने एक नाव किराए पर ली और मैंने भी एक। उस घने धुंध में जब आसपास कोई नहीं था, ऐसा लगा जैसे किस्मत ने ही उन्हें मेरे हाथों में दे दिया हो। जब मैं करीब आया, मैरी चिल्लाई और फेयरबर्न ने गालियां दी, एक ओर से मुझ पर हमला किया, लेकिन मुझ पर गुस्सा छाया हुआ था। मैंने उसे अपने डंडे से मारा, उसकी खोपड़ी एक अंडे की तरह टूट गई। मैरी ने अपने हाथ उसके चारों ओर डाल दिए, उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी और उस पल वो भी मेरे हमले का शिकार बन गई। मुझ पर एक पागलपन छा गया था, एक जानवर की तरह जिसने खून चख लिया हो। मैंने दोबारा अपने चाकू से हमला किया। जब सब खत्म हो गया, मैंने उनकी नाव को फोड़ दिया, बॉडीज को बांध दिया और तब तक खड़ा रहा जब तक वो डूब नहीं गई। लेकिन मैं चाहता था कि सैरा को पता चले कि उसकी दखलंदाजी ने क्या किया है। मैंने उसे निशानियां भेजी, उनकी मौत का डरावना सबूत। मुझे एक पल के लिए एक दरिंदगी भरी खुशी मिली जब मैंने उसके डर के बारे में सोचा, लेकिन वो खुशी बहुत जल्दी चली गई, क्योंकि तब से मुझे उनके चेहरे सफ़ेद और खून से लथपथ मेरे सामने दिखते हैं। मैंने उन्हें गुस्से में जल्दी मार दिया, लेकिन वो अब मुझे धीरे धीरे और बिना किसी अंत के मार रहे हैं। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता बिना उन्हें देखे। ये है मेरी कहानी। शराब, जेलसी और एक औरत की नफरत ने मुझे खूनी बना दिया। तुम मुझे फांसी दे सकते हो अगर तुम चाहो, लेकिन तुम मुझे उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते जो मैं पहले ही उठा रहा हूं। होम्स ने पेपर नीचे रखा और कहा, इसका क्या मतलब है वॉटसन? दुखों, हिंसा और डर के इस चक्र का क्या मकसद है? इसका कोई ना कोई अंत तो होना चाहिए, वरना हमारी दुनिया तुक्के से चल रही है, जो कि सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन क्या अंत? यही वो सबसे बड़ी और पुरानी प्रॉब्लम है जिसका जवाब इंसानी दिमाग अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। अब तक आप द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स सुन रहे थे। हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कृपया हमें अपनी कीमती राय दें कि अगर कोई बदलाव किया जा सकता है तो। हम हर दिन अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए सबसे अच्छा ला सकें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम एक और क्लासिक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।